जैसा कि पिछली कड़ी में हम एक तीसरे दर्जे की अंतिम पायदान और बिल्कुल चौथे दर्जे के करीब पहुंच चुकी एक आत्मा का वर्णन कर रहे थे कि उसका रिश्ता अपने मार्गदर्शक के साथ कैसा था। एक्चुअली जो तीसरे स्तर का अंतिम स्तर होता है और जो चौथे स्तर के बस करीब ही पहुंचने वाली आत्माएं होती हैं, ये एक तरह से मार्गदर्शक बनने के लिए तैयार हो रही होती हैं। और कुछ कैटेगरी में तो जो तीसरे स्तर के आखिरी श्रेणी तक पहुंच चुकी आत्माएं होती हैं, वो मार्गदर्शक का रोल प्ले भी कर रही होती हैं। अब ये मार्गदर्शक का रोल जो होता है वो उसके लिए भी आपने, जब आप शरीर में थे, इस धरती पर थे, तब आपने किस तरीके से अपने को और अन्यों को गाइड किया है, ये बात। और जब आप अशरीरी रूप में है तब आपने किस तरीके से अन्यों को गाइड किया है, ये चीज महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि आपकी गाइड करने की क्षमता का एक तरह से यहाँ पर जैसे आपको कोई जॉब देनी होती है तो पहले आपकी योग्यता को देखा जाता है ना, कि आप उस जॉब के लायक हैं भी या नहीं। बस इसी तरह से मार्गदर्शक बनने के लिए भी एक आत्मा ने, जब वो शरीर में थी तब उसका क्या परफॉर्मेंस था, और जब वो अशरीरी रूप में थी तब उसका क्या परफॉर्मेंस था, ये देखा जाता है। और मिनिमम एक आत्मा जब तीसरे स्तर के अंतिम श्रेणी पर पहुंचती है तब जाकर कहीं उसे एक शुरुआत होती है मार्गदर्शक बनने की। वो भी सब केस में नहीं होती, क्योंकि कुछ आत्माएं चाहे वो तीसरे स्तर तक के अंतिम स्तर तक भी पहुंच जाए, चाहे वो चौथे स्तर तक भी पहुंच जाए, तो भी वो मार्गदर्शक का रोल प्ले नहीं करती, बल्कि वो फिर से इस धरती पर आकर अपना जो अपनी तरक्की करना चाहती हैं या अन्य कार्य करती हैं, वो मार्गदर्शक का रोल तब भी प्ले नहीं करती। तो ये निर्भर करता है आपकी काबिलियत पर कि आप कितना मार्गदर्शक का रोल प्ले कर सकते हैं। अभी तक हम इतनी छोटी सी बात तो समझ ही चुके हैं कि मार्गदर्शक वही आत्माएं हैं जो कभी इसी धरती पर थी, उन्होंने इसी धरती पर जीवन लिया था और वही लेसन सीखे थे जो आज आप सीख रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो उन्हें सीख कर आगे बढ़ चुकी हैं, आप अभी सीख रहे हैं, तो अब वो आपको गाइड कर रही हैं उन्हीं लेसन्स को सीखने में जिनको सीखकर वो बाहर निकली हैं। तीसरे स्तर के अंतिम स्तर पर कह लीजिए, जब आत्मा का जो प्रभा मंडल है वो पीले रंग का होता है, उस समय हमारे सलाहकार एक आत्मा की जो देखभाल की जिम्मेवारी है वो हमें देते हैं। और इसके बाद देखा जाता है कि हमने शरीरी और अशरीरी रूप में किस तरीके से परफॉर्म किया है। समझ लीजिए जॉब मिलने से पहले आपको 2 दिन बस यूं ही काम करवा के देखा जा रहा है कि आप इसके योग्य हैं भी या नहीं। और जब एक आत्मा अपना ये जो एक प्रारंभिक प्रशिक्षण है, जो शुरुआती है, इसको जब वो पार कर लेती है, तब उसे एक कनिष्क मार्गदर्शक के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब यहाँ पर इस बात को समझना होगा कि आत्मा एक्चुअली में तरक्की कर रही है, वो भी सीख रही है जो मार्गदर्शक है। अब कोई आत्मा मार्गदर्शक का रोल प्ले करती है या नहीं करती है, या वो अपने लिए कोई और रोल चुनती है, इस बात से उसकी तरक्की पर फर्क नहीं पड़ेगा। तरक्की वो तब भी करेगी, वो अगर मार्गदर्शक नहीं बन रही है, वो अगर कुछ और कार्य कर रही है आत्मालोक में, तरक्की वो तो भी करेगी। जैसे हर आत्मा में अपने कुछ गुण हैं और कुछ नहीं हैं, इसी तरीके से जो मार्गदर्शक हैं उनमें भी अपनी अपनी प्रतिभाएं हैं, दक्षताएं हैं और कुछ कमियां भी हैं। और जब एक आत्मा स्तर 5 तक पहुंच जाती है, उसके बाद तो वो पृथ्वी पर जन्म लेती ही नहीं है, फिर वो आत्मालोक से ही भली भांति उसको आत्मालोक का अच्छी तरीके से ज्ञान होता है, फिर उसका चक्र पृथ्वी पर तो जन्म लेने का बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अगली कड़ियों में डिटेल में इस चीज का वर्णन किया जाएगा कि किस तरीके से उन मार्गदर्शकों की जो अलग अलग योग्यता है उसके अनुरूप उन्हें कार्य प्रदान किया जाता है। जैसा कि पिछली कड़ी में हम एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र कर रहे थे, नेंथम, जो कि लगभग चौथे स्तर तक पायदान पर अभी उसने बस पैर रखने ही वाला है। उसके मार्गदर्शक का नाम आइडिस। हमने देखा था कि किस तरीके का रिश्ता है दोनों के बीच में। एक स्टूडेंट की तरह नहीं, बल्कि एक सहकर्मी की तरह वो अपने मार्गदर्शक से कहता है कि अगर वो उसके साथ एक जीवन जिए और उसकी पत्नी का रोल प्ले करे तो ये उसके लिए बेहतर होगा। लेकिन इस पर आइडिस यानी उसकी जो मार्गदर्शक है वो धरती पर जाकर जीवन जीने से इनकार कर देती है। उसका कहना है कि मैं धरती पर जाकर जीवन लूंगी, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि इससे मुझे फायदा क्या होगा। यहाँ पर जो आइडिस है वो नेंथम को, क्योंकि वो चौथे स्तर की पायदान पर पैर रखने वाली है, नेंथम को एक तरह से मार्गदर्शक बनने की ट्रेनिंग देना चाह रही है।
और नैंथम की भी रुचि इस चीज में है कि वो आगे चलकर मार्गदर्शक बने, और उसके मार्गदर्शक यानी आइडिस की भी रुचि इस बात में है कि वो मार्गदर्शक का रोल प्ले करे। लेकिन एक्चुअल में फिलहाल वो सिर्फ आइडिस की मदद करता है। जो आइडिस यानी उसका मार्गदर्शक उसे संदेश देती है वो उसके अनुसार कार्य करता है। अब एक जगह पे जब न्यूटन उससे पूछते हैं तो क्या आप मार्गदर्शक बनने के तरीके सीख रहे हैं, तो इस पर उसका नैंथम का जवाब था कि नहीं, हम में काफी फर्क है। वो आइडिस की बात कर रहा है, आइडिस में और उसमें काफी फर्क है। मैं तो अभी सीखने वालों में हूं, देखभाल करने वाला हूं, मैं ये सब भला कहां कर सकता हूं जो वो कर सकती है। अब एक आत्मा को कब ये बात पता चलेगी कि अब वो जैसे फिलहाल तो वो एक जूनियर की तरह काम कर रही है, लेकिन अब वो परिपक्व हो गई है, आत्मिक रूप से लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो गई है, इस बात का एहसास एक आत्मा को कब होता है? अब ये एक इस तरह की चीज है जो अनगिनत जीवन के बाद जागृत होती है। जब एक आत्मा अपने आप को पहचाने कि वो मार्गदर्शक बनने लायक हो गई है, तो वो एक अनगिनत जीवन के बाद ये चीज जागृत होती है, और तब जो एक आत्मा है वो पहले की तुलना में बहुत ज्यादा संतुलित होती है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मार्गदर्शकों में अलग अलग क्वालिटीज होती है, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो यही कि वो संतुलन क्रिएट कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ वो एक संतुलित रूप से किस तरीके से इंसानों की आत्मिक रूप से मदद करनी है, वो ये चीज में ज्यादा पारंगत होते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति है, वो हर चीज के बीच में एक संतुलन निकाल लेता है और बीच में से सही चीज निकाल लेता है। बैलेंस क्रिएट करने की क्षमता उसमें है, गलत और सही के बीच का फर्क उसे मालूम है, क्योंकि अब ये पृथ्वी है, यहाँ तो सब कुछ एक साथ है, अच्छा भी है और अच्छे के अपोजिट भी है, लेकिन इन हर चीज का अच्छा पूरी तरह से किसी भी चीज को आप नकार नहीं सकते। हर चीज का एक फायदेमंद पहलू है। अब जैसे ये फोन आज आपके हाथ में है, ये आपके लिए फायदेमंद भी है और आपके लिए नुकसानदायक भी है। ये तब आपके लिए फायदेमंद है जब आप एक संतुलित तरीके से इसका प्रयोग करना जानते हैं। इसी तरीके से जो मार्गदर्शक आत्माएं हैं, उनमें बहुत ज्यादा इंसानी परिस्थितियों को लेकर तो खास तौर पे एक संतुलन क्रिएट करने की क्षमता पैदा हो जाती है, और इसके साथ साथ वो जो इंसान है उनमें उनको आत्मिक रूप से हील करने की ताकत बढ़ जाती है, उनके मन को, उनकी आत्मा को हील करने की ताकत उनमें बढ़ जाती है। जब कोई आत्मा इस स्टेज पर पहुंच जाती है तब माना जाता है कि अब ये बस मार्गदर्शक बनने के बस करीब है। तब भी उसे मार्गदर्शक का रोल नहीं दिया जाता। यहां तक की क्वालिटी के बाद भी ये समझ लीजिए कि उसे ये समझा जा रहा है कि अब वो इस निरीक्षण के दायरे में आ सकती है कि क्या इसे मार्गदर्शक का रोल दिया जाए। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं नैंथम की। नैंथम से न्यूटन का सवाल था, क्या तुम आत्मा लोक के अंदर काम कर रहे हो या बाहर काम कर रहे हो? उसके जवाब में नैंथम ने कहा, मैं तो बाहर हूं, दो जिंदगियों में। दो जिंदगियां। जो लोग मेरी पिछली वीडियोस देखते आए हैं उन्हें तो ये बात पता ही है कि कई बार जो उच्च स्तरीय आत्माएं हैं जो ये कार्य करती है, निम्न स्तर की आत्माएं तो ये कार्य कर ही नहीं पाती हैं। जो उच्च स्तरीय आत्माएं हैं वो तेजी से तरक्की करने के लिए अपनी ऊर्जा को दो भागों में डिवाइड कर लेती हैं और इसी धरती पर दो जीवन जीती हैं। इसे हम समानांतर जिंदगियां कहते हैं, यानी आत्मा अपनी 100% ऊर्जा के साथ किसी एक बॉडी में नहीं जा रही है, बल्कि वो अपनी 50% ऊर्जा किसी और बॉडी में डाल रही है, कहीं और जीवन जी रही है, और 50% ऊर्जा किसी और बॉडी में डाल रही है, वहां जीवन जी रही है। और ये काम ज्यादातर उच्च स्तरीय आत्माओं का ही होता है। यहाँ पर नैंथम अपने उसी समानांतर जिंदगी की जानकारी दे रहा है। वो कह रहा है कि जैसे एक जीवन तो उसने अपना अमेरिका में चुना, जो इस वक्त वो डॉक्टर न्यूटन के पास है, और एक वो दूसरा जीवन कनाडा में जी रहा है, और वहां पर वो एक गरीब परिवार का पहाड़ी कस्बे का रहने वाला व्यक्ति है। कनाडा के और अपने अमेरिका के जीवन में वो लगभग एक ही उम्र का है। अपनी समानांतर जिंदगियों में वो लगभग एक समान उम्र का ही है। और अपने कनाडा के जीवन में वो अपने भाई की और माँ की देखभाल करता है। उसके पिता नहीं हैं, और कनाडा में वो एक स्त्री के रूप में है। उसकी माँ और भाई को
एक मानसिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति की ज़रूरत है जिसका रोल वो प्ले कर रही है। वो एक बेकरी में काम करती है और क्योंकि वो अपने परिवार की देखभाल करने वाली अकेली है, इसलिए उसने विवाह नहीं किया। यहाँ पर ये बात महत्वपूर्ण है कि कनाडा में नैनथम जो रोल एक लड़की का रोल प्ले कर रहा है, उसका भाई जो एक दुर्घटना में जल गया था उसकी वो मदद कर रहा है। खुद नैनथम अपनी कई जीवन में शारीरिक चोटों से गुजर चुका है। उसने कई बार उसने इस तरह के रोल प्ले करे हैं जहां उसको शारीरिक रूप से वो घायल हुआ है। और जिस तरीके से वो इस जीवन में अपने छोटे भाई बिली की मदद कर रही है, उसी तरीके से कई जीवन में बिली ने भी नैनथम की मदद की है। इस पर जो माध्यम के एग्जैक्ट शब्द थे, उसने कहा था कि एक जीवन में जब मुझे सहायता की जरूरत थी, जब मैं पीड़ित थी, तब वो देखभाल करने वाला था और मैं उसकी कृतज्ञ थी मदद लेने के लिए। आज सहायता करने की मेरी बारी है, आज मैं मददगार हूँ। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि मदद लेना और मदद देना, सोल ने ये दोनों ही चीज़ें सीखनी है। क्योंकि कई बार आप किसी को मदद करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आपने अपने अंदर एक गुण डेवलप किया, लेकिन कई बार स्थितियाँ उल्टी भी होती हैं। स्थितियाँ ये होती हैं कि आप उस स्टेज में हैं कि कोई आपकी मदद करे, लेकिन आपका, इसे ईगो कह लीजिए, इसे जो भी नाम दीजिए, वो मदद स्वीकार करने के लिए आप तैयार नहीं हैं। आपको लगता है नहीं, क्या मैं कमतर हूँ, क्या मैं लाचार हूँ जो कोई मेरी मदद करेगा। तो ये चीज़ भी मैंने अभी अभी कहा था कि एक संतुलन क्रिएट करना होता है। यही इसी तरह के संतुलन है। आत्मा को जितना मदद लेना सीखना है, उतना मदद देना सीखना है। दोनों के बीच में संतुलन क्रिएट करना है। अब आप समझ सकते हैं कि किस किस तरीके के हमारे लेसन हैं इस धरती पर, जो हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अब अगर हम शांत मन से सोचेंगे तो हम एक बात बोलेंगे कि मदद करना हमें सीखना है। नहीं, मदद लेना, मदद करना, दोनों के बीच का संतुलन आपको सीखना है। अब जब ये रोल तय किया गया था नैनथम का उसकी कनाडा वाली लाइफ में, तब आइडिस ने, बिली ने और नैनथम ने, इन तीनों ने बैठकर विचार विमर्श किया था और आइडिस ने उसे बताया था कि बिली की आत्मा को मदद की जरूरत होगी। और क्योंकि कुछ एक जीवन ऐसे भी रहे हैं जहां पर नैनथम का बिली के साथ एक नकारात्मक संबंध रहा है, इस वजह से उसने जवाबदारी को, संघर्ष को, इसको बिल्कुल स्वीकार कर लिया कि मैं ये रोल प्ले करने के लिए तैयार हूं। अब जहां पे बिली की आत्मा को, उसको अपना एक कर्म संबंधी लेसन सीखना है, वहीं पर नैनथम को भी कुछ सबक सीखने हैं। और वो एक महिला का रोल उसने चुना है, महिला के रूप में वो बंधी हुई है। पिछले कई जीवन में उसने इस तरह का रोल चुना है जिसमें उसने आज़ादी का रोल नहीं चुना, उसने अपने लिए एक मन मर्जी से कहीं घूम फिर सकती है इस तरह का रोल नहीं चुना, उसने अपने लिए बंधन वाले जीवन चुने हैं। ये काम वो पिछले कई जीवन से करती आ रही है। अब जैसे यहाँ पर बिली पीड़ा से गुजर रहा है और मददगार है नैनथम। अब यहाँ पर एक सवाल जब पूछा गया कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि भूलोक पर जो बच्चे हैं उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है, इस पर जो माध्यम का जवाब था, उसने कहा कि बगैर पीड़ा को जाने, उसका मुकाबला किए बिना तुम कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि तुम वास्तव में क्या हो, तुम्हारा आधार क्या है। ये बात मैं तुम्हें अवश्य बताना चाहूंगी कि एक बच्चे के रूप में तुम जितनी ही पीड़ा और जितनी ही विपरीत परिस्थितियों को सहते हो, मुकाबला करते हो, तुम्हारी शक्ति बढ़ाने के अवसर तुम्हें उतने ही ज्यादा मिलते हैं। इस बात को एक दूसरे तरीके से समझे तो हम ये भी मान सकते हैं कि जितने भी लोग, जो भी सोल्स अपने लिए मुश्किल परिस्थितियां चुन लेते हैं, समझ लीजिए उन्होंने मुश्किल वाले लेसन अपने लिए चुने हैं। आसान लेसन चुन के एक जीवन का खेल खेल के चले जाना, तरक्की तो आत्मा उसमें भी करेगी, क्योंकि बिना गोल के तो कोई आत्मा धरती पर आती नहीं। लेकिन उसमें स्वाभाविक रूप से लेसन छोटा सा था तो तरक्की भी छोटी सी है। लेकिन जो आत्माएं मुश्किल रोल चुन लेती हैं अपने लिए, वो फिर जंप भी बहुत बड़ी लगाती हैं। मैंने आप सबके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के थ्रू कुछ भी परचेज करते हैं तो आप बिना कोई धनराशि खर्चे भी इस ज्ञान के प्रसार में अपना सहयोग दे सकते हैं। आपके सहयोग की इस चैनल को बहुत आवश्यकता है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे।
आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा कि पिछली कड़ी में हम एक तीसरे दर्जे की अंतिम पायदान और बिल्कुल चौथे दर्जे के करीब पहुंच चुकी एक आत्मा का वर्णन कर रहे थे,